जाती हैं, ये उपलब्धि नहीं है। पुरस्कार मिल जाते हैं, ये भी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि यह है कि यदि आप कविता को जी लेते हैं तो कविता जिंदगी को जीने का सलीका सिखा देती है। कविता आपको मुसीबत से लड़ने का हौसला देती है। राधे श्याम प्रकल्प जी की दो पंक्तियां सुनिएगा। अमित जी, आपके लिए कहता हूं, उन्होंने कहा कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में। तालियां अगली पंक्ति पर उठनी चाहिए आपकी, पहले सुन लीजिए। दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छुपाते फिरो दिन के उजेरे में। तो ये कविता का संकल्प है, ये उसकी ताकत है। उसी ताकत को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे अमित खरे जी को आमंत्रित करता हूं। वो मूल रूप से कहानीकार हैं, उनका जैसा मन करे हमें कहानी सुनाएं, कविता सुनाएं, कुछ थॉट्स बांटें, या जैसा भी उनका मन करे। एक बार आप जब तक ताली नहीं बजाएंगे वो उठेंगे नहीं अपनी जगह से, तो एक बार ताली बजा दीजिएगा ताकि वो वहां से चलकर इस माइक तक आ जाएं। अमित खरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि जो अभी तक कवि पढ़ के गए हैं थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। पुनीत जी पढ़ चुके हैं, अभी सीनियर लोगों को आना है। ना तो मैं दोहा लिखता हूँ, ना मैं छंद लिखता हूँ, कविताएं भी वो। और एक बात और कि मुझे बीच में आपकी तालियां भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरी कविताएं थोड़ी सोशल लाइफ की होती है, आपको सामाजिक दर्पण दिखाएंगी, तो आप उनसे जुड़िएगा और जो मैसेज अगर मैं दे रहा हूँ, स्वागत जी, वो मैसेज लेके जाइएगा। कविता जो है, जो आज मैं यहाँ के लिए चूज करी थी, उसका टाइटल है रोशनदान। रोशनदान आपको पता है क्या होता है? हाँ, खिड़की नहीं होती, खिड़की के ऊपर जो होता है ना, वो उसको रोशनदान बोलते हैं जी। हाँ, वो उजाले के लिए भी, पर सर्दी में गर्मी का काम करता है, गर्मी में सर्दी का काम करता है, वो रोशनदान होता है। तो पुराने घरों की जो जान होते थे, आहा, जितनी ऊंचाई पर थे उतने ही वीरान होते थे। वाह 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 वाह। पुराने घरों की जो जान होते थे और जितनी ऊंचाई पर थे उतने ही वीरान होते थे, माना सबकी पहुंच से दूर और हैरान होते थे। हमारे घरों में भी रोशनदान होते। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हमारे घरों में भी रोशनदान होते थे, इतने सजीले इनके प्रकार नहीं थे। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, मैं बात तो कर रहा हूँ रोशनदान की, लेकिन मेरी कहानियाँ और कविताएं बाद में जाके 360 डिग्री पे घूम जाती है। तो अभी आप अगर गौर से सुनेंगे तो बाद में क्या मेरा मतलब था और वो किरदार क्या थे, आपको समझ में आ जाएगा। इतने सजीले इनके प्रकार नहीं थे और खिड़कियों के जैसे इनके अनेकों आकार नहीं थे, पर सूरज की पहली किरण को, सुनिएगा, सूरज की पहली किरण को, गर्मी में तपती अगन को, यही तो अपने अंदर समाते थे और दृढ़ता से डटे थे, कभी ना लजाते थे। वाह 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 वाह। दृढ़ता से डटे थे, कभी ना लजाते थे। सुबह हमें वही तो जगाते थे, शाम को सुनहरी वही तो बनाते थे। भले काली अंधियारी रात क्यों ना हो, पर आंखों में मेरी चंदा वही तो बसाते थे। उनकी बाहों में हर कोई दम भरता था, उनकी बाहों में हर कोई दम भरता था। और एक गौरैया का परिवार भी था जो उसके आंचल में रहता था। आपके रोशनदान में गौरैया ने घोंसले जरूर बनाए होंगे, अक्सर सब रोशनदान में बनाती है। उनकी बाहों में हर कोई दम भरता था और एक गौरैया का परिवार भी था जो उनके आंचल में रहता था। वाह वाह। उस नक्शा सुनिएगा, वो छोटे से झरोखे में ना जाने क्या क्या समाया था। उस छोटे से झरोखे में ना जाने क्या क्या समाया था, और कुछ भी हो उसने सबको गले लगाया था। वाह 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 वाह। कुछ भी हो भाई, वाह 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 वाह। उसने सबको गले लगाया था,
एक रोशनदान ही तो था। अब सुनिएगा कविता कहाँ बदलती है। बहुत एक बढ़िया। रोशनदान ही तो था, भला कहाँ उसमें वो बात थी। एक रोशनदान ही तो था, भला कहाँ उसमें जो बात थी। जब बुनियाद हिली घर की तो उसकी आंखों से भी बरसात थी। वाह। एक रोशनदान ही तो था, भला कहाँ उसमें वो बात थी। जब बुनियाद हिली घर की तो उसकी आंखों से भी बरसात थी। खिड़कियां आपस में ही दीवारें एक दूसरे का साथ छोड़ रही थी। दीवारें एक दूसरे का साथ छोड़ रही थी और खिड़कियां तो आपस में उलझ कर ही दम तोड़ रही थी। वाह 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 वाह। एक दूसरे का साथ छोड़ रही थी और खिड़कियां आपस में उलझ कर ही दम तोड़ रही थी। दरवाजे के कुंडे तो एक दूसरे से ही ऐठे थे। दरवाजे के कुंडे तो एक दूसरे से ही ऐठे थे। और जब घर की जमीनें लकीरों के कई घाव अपने अंदर समेटे थे। वाह वाह वाह। जब घर की जमीनें लकीरों के कई घाव अपने अंदर समेटे थे। अब मेरे घर में रोशनदान नहीं है। अब मेरे घर में रोशनदान नहीं है। बालकनी तो है पर मेहमान नहीं है। आहा, वाह 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 वाह। रोशनदान नहीं है, बालकनी तो है पर मेहमान नहीं है। कुछ चंद यादें और कुछ अरमान छोड़ आए हैं। हम अपने पुराने घर में रोशनदान छोड़ आए हैं। कुछ चंद यादें और कुछ अरमान छोड़ आए हैं। हम अपने पुराने घर में रोशनदान छोड़ आए हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। घर जैसा था वैसा नहीं है। दीवारों ने अपने अपने नए घर बना लिए। समझिएगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। घर जैसा था वैसा नहीं है। दीवारों ने अपने अपने नए घर बना लिए हैं और सपने भी अपने अपने सजा लिए हैं। बस पुरानी वहाँ एक ही बात है। अब कविता जो बदलेगी, अब पुरानी वहाँ सिर्फ एक ही बात है। घर के बाहर एक टूटी सी खाट है। अब पुरानी वहाँ सिर्फ एक ही बात है। घर के बाहर एक टूटी सी खाट है। कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ टूटा सामान है। अब पुरानी वहाँ सिर्फ एक ही बात है। घर के बाहर एक टूटी सी खाट है। कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ टूटा सामान है। और अपनी बची कुची सांसें लेता एक बूढ़ा इंसान है। और अपनी बची कुची सांसें लेता एक बूढ़ा इंसान है। हाँ, वही तो रोशनदान है। वाह 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 वाह। हाँ, वही तो रोशनदान है। अब सारी बात समझ में आ गई होगी। तो अब जब तुम्हें पता चली गया कि रोशनदान कौन है, अपनी इस हालत पर हैरान और परेशान कौन है, तो अब तुम उसकी इस हालत पर कोई शोक मत जताना और जो हो गया उसके पीछे कोई बहाना मत बनाना। क्योंकि उस रोशनदान की रोशनी हम ही ने तो चुराई है। हमने खुद आसमान की चाहत में घोंसले को आग लगाई है। वाह वाह भाई, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। उस रोशनदान की रोशनी हम ही ने तो चुराई है। बहुत शानदार। आसमान की चाहत में घोंसले को आग लगाई है। बस क्योंकि भले ही हमें नई खिड़कियों से चहचहाना अच्छा लगता है। नई खिड़कियां मतलब हमारी बच्चियां। अब आप समझ में आए। भले ही हमें नई खिड़कियों से चहचहाना अच्छा लगता है। नई दीवारों के सपनों का सच हो जाना अच्छा लगता है। जो हमारे लड़के हैं, नई दीवारों के सपनों का सच हो जाना अच्छा लगता है। बस याद रखना, वो इंसान जो तुम्हारा रोशनदान है, बस बामुशक्कत चंद पलों का मेहमान है। वो इंसान जो तुम्हारा रोशनदान है, बस बामुशक्कत चंद पलों का मेहमान है। खाट तो वही रहेगी पर इंसान चला जाएगा। खाट तो वही रहेगी पर इंसान चला जाएगा। और ये वक्त का पहिया है जो कमबख्त चलता जाएगा। फिर जब नई दीवारें नया घर बनाएगी, जमी फिर से लकीरों की चोट खाएगी, तुम्हारा सपना भी बिखर जाएगा और उस खाट पर एक नया रोशनदान आएगा। वाह वाह वाह। तुम्हारा सपना भी बिखर जाएगा। धन्यवाद। वाह 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 वाह। खाट पर एक नया रोशनदान आएगा। तो वाह 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 वाह। तो अभी भी वक्त है। घर की बुनियाद और रोशनदान को अपना लो। एक दिन तुम भी रोशनदान बनोगे। ये बात खुद को समझा लो।
एक दिन तुम भी रोशनदान बनो। थैंक यू। क्या कहने हैं भाई, मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइएगा। हमारे अमित जी अद्भुत कविता सुनाई है आपने। और प्यारे भाइयों, ये इतनी बढ़िया कविता थी कि ये माइक भी उनके सम्मान में सलामी देने के लिए झुक गया। इसने कहा कि इतनी बढ़िया कविता सुनने के बाद मैं भी खड़ा नहीं रहूंगा और मैं भी चरणों में झुककर ताऊं। खरे साहब की कविता सुनते सुनते याद आ गया। उन्होंने कहा था कि कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, नाम जो पूछा कहा उसने कि हिंदुस्तान है। कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, नाम जो पूछा कहा उसने कि हिंदुस्तान है। और उस समय जेपी का आंदोलन चल रहा था पूरे देश में। आपकी कविता को ये पंक्तियां सौंप रहा हूं खरे साहब। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो जहां से हमें रोशनी मिलती है, जहां से लगता है कि कुछ रास्ते दिखेंगे, जहां से लगता है कि कुछ कुंडियां खुलेंगी, उस रोशनदान को खरे साहब ने आपके भीतर धीरे से खोला और दिखाया कि वो रोशनी हमें किस प्रकार मिल सकती है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और अपने कवि समाज की तरफ से अनंत अखंड आपको प्रणाम भी करता हूं। बहुत शानदार सुनाया, बहुत शानदार सुनाया। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, उन्होंने क्या बात बोली, मैं ऐसा संचालन नहीं करता हूं जैसा आप कर रहा हूं आपके बीच, क्योंकि ये कवि सम्मेलन नहीं कविता सम्मेलन हो गया है। चले सब फोन बंद करके तुम भी सामने आ जाओ। प्यारे भाई, कविता के लिए उन्होंने आते ही कहा कि तालियों की जरूरत नहीं है। तालियों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने खूब बजाई, फिर भी आपने खूब बजाई। दो पंक्तियां सुनिएगा। कल मातृ दिवस गुजरा, मेरे मित्र हैं प्रवेश दिवाकर, उनकी पंक्तियां हैं, मैं लगातार 25 साल से दोहराता हूं। हम एक कॉलेज में पढ़ते थे, वो कवि सम्मेलन में नहीं जाते, लेकिन आपकी कविता के सम्मान में पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा कि एक पौधा साजिश कर रहा है धरती के खिलाफ। कौरी, एक पौधा साजिश कर रहा है धरती के खिलाफ, फिर भी पौधा हरा है क्योंकि मां मां है। क्योंकि मां है। जो आपने कही ये धरती मां है, ये सबको समान भाव से सींचती है। लेकिन मैं अब जिस कवि को आपके बीच सुनवाना चाहता हूं, बुलवाना चाहता हूं, वो कवि मेरे बराबर में बैठे हैं, दीपक सैनी उनका नाम है। और एक ऐसा रचनाकार, असंख्य कविताएं लिखी, ईश्वर ने उन्हें बहुत बड़ी कला दी। इतनी शानदार वो कवि भी हैं, अभिनेता भी हैं, कलाकार भी हैं, और बड़े बड़े टीवी चैनल्स उन्हें विभिन्न राजनेताओं की आवाज के साथ सामंजस्य स्थापित करके व्यंग पैदा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो केवल नकल करने वाले रचनाकार नहीं हैं, उनकी हर बात में एक अर्थ है, हर बात में एक तंज है, एक व्यंजना है। और अभी आने वाले समय में एक टेलीविजन के बहुत मशहूर शो में वो आपको दिखाई देंगे, आपके घर तक लगातार दस्तक देंगे। मैं उस बड़े रचनाकार को आमंत्रित करता हूं और अपनी 4 पंक्तियां दीपक के नाम करता हूं। हास्य व्यंग के कवि हैं। कहता हूं कि बात जरा भी नहीं अधूरी, ये बिल्कुल ही पूरी है। बात जरा भी नहीं अधूरी, ये बिल्कुल ही पूरी है। चाहे कैसी भी हालत है, कैसी भी मजबूरी है, दिल की बीमारी से रखनी अगर हमेशा दूरी है, तो सारे दुख दर्द भुलाकर हंसना बहुत। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा भाई दीपक सैनी का। आप सबको प्रणाम करता हूं। माइक मेरे पैर पे गिर गया था अभी, टेढ़ा भी हो गया है। आवाज ठीक आ रही है भाई साहब पीछे? पक्का? आप सबको
प्रणाम है, माँ सरस्वती को प्रणाम है, प्रभु श्री राम को प्रणाम है, मंगलवार का दिन है, बजरंग बली को प्रणाम और भारत माता को प्रणाम। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ से सुनाना है, क्या सुनाना है। कविताएं सुनाऊं, थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ, इको खत्म कर देना बिल्कुल। बहुत अच्छा साउंड, बहुत अच्छा साउंड है, ऐसा कहना पड़ता है हर जगह, और है भी अच्छा, ये तो इसके लिए तो कहना ही पड़ेगा। और मुझे तो कहना पड़ेगा, मेरे तो पैर पे गिर गया है, चोट लगी हुई थी, वहीं गिरा दोबारा। ये दिल्ली विधानसभा का माइक तो नहीं है। बहुत टेंशन चल रही है, मैं कोई टेंशन वेंशन की बात करता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हंसाने के लिए आए। ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, इतनी लंबी लंबी कविताएं इन्होंने लिखी है, मैंने भी लिखी है, लेकिन मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ भाई साहब। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारे क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आजकल कैसा टेंशन बहुत है, आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन, कोरोना की टेंशन। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं, और मैं दिल्ली के बाहर, देश के बाहर जहां भी गया, मैंने सबको बताया कि कितनी भी टेंशन हो जाए भाई साहब दुनिया के अंदर, हमारा दिल्ली वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा। भाई साहब मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से एक ही काम है, 5 साल से एक ही काम है भाई साहब। सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जल्दी खत्म करना है प्रोग्राम, वरना पंजाब पुलिस भी आ सकती है। वाह, टेंशन है भाई साहब। अब देखो बीमारी खत्म हो रही है, कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, देश से पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है? हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, डॉक्टर्स ने मेहनत की, स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की, तब जाके बीमारी खत्म हो रही है। हमारे केजरीवाल जी ने भाई साहब दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है बहन जी डेंगू कैसे खत्म किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए केजरीवाल जी ने, बड़े बड़े होर्डिंग, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। बहुत अच्छे, डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा दिल्ली के अंदर। वाह वाह वाह। कोरोना की टेंशन चल रही है। कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन मुझे हुई सर, क्योंकि कोरोना में अंग्रेजी बहुत आ गई, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, इतनी अंग्रेजी आ गई। एक भाई साहब रोज एक आदमी मेरे घर पे आता है, रोज घंटी बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? बोला आप सैनिटाइजर दो। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। वाह 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 वाह। मैं कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चट्टानी हूँ। ये तो और भी अच्छा, राघव चट्टानी हूँ। बहुत अच्छे। टेंशन, छोटी छोटी टेंशन है, हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे, कोई टेंशन लेंगे नहीं, खूब खुल के हंसेंगे। हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, ये बच्ची बैठी है आंचल, रोहतक से आई है ना, मेरी मम्मी रोहतक की है। बेटा एक बार तालियां बजाओ बच्चे के लिए, इतनी दूर से रोहतक से चल के आई है। और मैं देख रहा हूँ कि आप खुल के हंस रहे हो बहन जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, राजस्थान, पंजाब की महिलाएं खुल के हंसती हैं। हमारे दिल्ली में महिलाएं खुल के नहीं हंसती, उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। वाह वाह किसी से वाह। पूछ लो भाई साहब, कोई अपनी उम्र कभी ठीक नहीं, किसी से पूछ लो कोई अपनी उम्र कभी ठीक बताएगी नहीं। हमारी भाभी जी ने भी नहीं बताई होगी भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, कोई नहीं बताती कभी। आपकी पत्नी ने भी नहीं बताई होगी। कईयों को तो मरने के बाद संदूक में जब पुराना सर्टिफिकेट मिलता है, पता लगता है 10 साल बड़ी थी। कोई नहीं बताती। एक आध कोई होती है ईमानदार, हमारी गौरी जी के जैसी ईमानदार होती है, जो बता देती है 47 हो गई। हर कोई नहीं बता पाता, बड़ा दिल चाहिए इसके। इसमें एक के और जोड़ दे, एक के 47। लगता है गोली लग चुकी है आप। ये कोई नहीं बताती भाई। मैं तो ट्रेन में आ रहा था एक बार, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाली ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। वाह। 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। वाह 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 वाह। अच्छा भाई साहब मेरे तो भी हुई नहीं है। वाह वाह वाह। हो ही नहीं रही है, और जिनकी हो गई उन्होंने भी क्या कर लिया। वाह। मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। वो उससे बात करना बंद कर देता है।
अगले दिन बुलाते हैं, आईपीएल पे सट्टा लगाना बंद कर, ये पीना बंद कर, वो खाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़कर बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वाह 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 वाह। बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले फॉर्मेट कर दिया उसने। आइए मैं एक कविता भी आपको आखिरी में सुनाऊंगा, क्योंकि प्रवीण भैया ने बोला कि इस पूरे प्रोग्राम में एक भी लतीफा नहीं हुआ, इसलिए मैंने लतीफे सुनाए, क्योंकि ये भी होना बहुत जरूरी था। और मुझे जिस काम के लिए बुलाया जाता है ज्यादातर मैं वो आपके बीच में करता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं नहीं बेटा, वो जो अलग अलग नेताओं वाला वो है आइटम, मैं वो सुनाता हूँ। हर चीज का अपना महत्व है। मैंने आपको ये बता दिया कि एक बड़ा कलाकार दीपक के भीतर बैठा हुआ है, और कपिल शर्मा जो देश के बड़े एंकर हैं, वो भी जिस रचनाकार के प्रशंसक हैं, उनका नाम दीपक है। तो दीपक अपना वो रूप भी आपके बीच प्रस्तुत करें। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं आग्रह करूंगा, जिस जल्दी जल्दी से मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ। देश के बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री मैं कर लेता हूँ, माँ सरस्वती की कृपा है। हालांकि माइक थोड़ा सा, क्योंकि पंखों की वजह से आवाज गूंज रही है, माइक आपको बहुत अच्छा है। बेटा ये बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, ये पंखा थोड़ी देर के लिए बेटा तार निकाल दे इसके, देख कितना फर्क पड़ गया। अब अच्छा लगा ना, थोड़ा हाँ। शांत हो गया। माइक बहुत अच्छा है, तो पंखे और कूलर की वजह से इको इसमें हो जाता है। एक से बढ़ के एक नेताओं का अंदाज है, हर किसी की आवाज अलग है, हर किसी का अंदाज अलग है। मुझे जो बुलाया जाता है, आजकल मेरी पहचान बन गई है, माँ सरस्वती जो करवाए वो हमें करना पड़ता है। हम कोई नहीं है कि मैं किसी की आवाज निकाल दूं, कल मैं चाहूँ योगी जी की निकाल दूं, नहीं निकाल सकता। जब तक वो नहीं करवाएगी तब तक नहीं हो सकता। तो हर नेता का अंदाज अलग है सर। मैं कुछ नेताओं को प्रस्तुत करता हूँ। एक नेता है लालू यादव, आप सब जानते हैं। लालू जी का अंदाज है ना, लालू जी कैसे भाषण देते हैं। एक बार भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन। नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया, और कितने अच्छे दिन लोग। आहा, बहुत अच्छे, वाह। और कितने अच्छे दिन लोग हैं। एक नेता भाई साहब नवजोत सिंह सिद्धू, मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था, बहुत कम उम्र थी उस समय। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी सामने बैठे थे तो उनको हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही भाषण देना शुरू कर देते थे। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है, कितने लंबे किलोमीटर लंबे भाषण देते हैं वो। भाई साहब एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह 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 वाह। लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने दागर सागर। बोला जी माफ कर, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। लेकिन भाई साहब एक नेता ऐसे ढूंढ के निकाले पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 पीढ़ियां बीत गई, मुझे नहीं आया, पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव जी, किसी को नहीं आता। हमें बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं और गौरी उनके जन्मदिन पे सैफई भी गए थे नवंबर में, जब उनका जन्मदिन था। मुलायम सिंह जी का देख रहा हूँ, भाई साहब किसी को समझ में आता, मुझे तो कहा उनके बेटे को समझ में नहीं आता। अखिलेश जी से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। यही बात पूरे भाषण में एक ही बात समझ आ रही है, जयंत ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, वाह, जयंत ने मरवा। भाई साहब कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज शायद समझ आ जाए, दोबारा शुरू हुए। भाई साहब कुछ नहीं आया, पिताजी को ले आया, बुला के मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हो, फिर शुरू हुए। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे, वहां सबको यही मरवा देंगे। बहुत अच्छे दीपक। किसी का अपना अंदाज है। एक तो आवाजें मैं आपको ऐसे सुनाता हूँ जो आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुंह से ना सुनी हो। एक आवाज है, बहुत ही प्रसिद्ध आवाज है, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। आपने सबने उनका अंदाज सुना।
राजनाथ सिंह जी का अपना अंदाज देखा होगा भाई साहब आपने, बहुत प्रसिद्ध नेता हैं। ये अद्भुत है, अद्भुत। आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी कसक स्टोरी के और अमित खरे जी के इस भव्य आयोजन में आ गए हैं, तो मुझे सबकी तालियां चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी जब लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान से हमने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कोई बात नहीं। अपना उनका अंदाज है। लेकिन एक आवाज है जो इन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। सब लोग मोदी जी का भाषण सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मैं ओमान, दुबई, चाइना जहां भी गया भाई साहब, मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तानी लोग भी आके सुनते हैं उनका भाषण। अच्छा, पाकिस्तान वालों को तो सुनना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई अनाउंसमेंट होगी तो उनके खिलाफ भी होगी। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हमारे भाई पुनीत ने सुनाई, वीर रस की बहुत अच्छी कविता सुनाई। पुनीत भाई, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, क्योंकि कविता का आपका कार्यक्रम है। मोदी जी पर कविता सुनाऊं उससे पहले मैं 4 पंक्तियां कश्मीर पर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आजकल 2 चीजें बहुत चर्चा में पिछले 3 महीनों से, एक द कश्मीर फाइल्स और एक नरेंद्र मोदी जी और एक धारा 370। ये 3 चीजें बहुत चर्चा में है। भाई जी जल्दी जल्दी रख दो, जल्दी से रख दो बस, नहीं मंच पे नहीं आएगा, मंच के बाद। हाँ जी, धारा 370 का इतिहास आप सबको पता है, वो कैसे लगी, आजादी के बाद लगी और लगी रही 75 सालों तक, वो हटी। बहुत लंबा उस पर लेख लिखा जा सकता है, मैंने केवल 4 पंक्तियां लिखी हैं। अच्छा, अमित जी को दे रखे, उन्हीं का प्रोग्राम है ना इसमें। बस अमित शाह जी की, वो भी चलो अमित शाह जी की भी सुनाता हूँ, अमित शाह जी की भी सुनाता हूँ। सबकी मिमिक्री भाई साहब यहीं करवाएंगे, बुलडोजर आ जाता है, पता नहीं है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आपको लगे कि 4 पंक्तियों में मैंने धारा 370 का पूरा इतिहास बता दिया है, तो चौथी पंक्ति में अभी तक जितनी इस पूरे प्रोग्राम में तालियां नहीं बजी, मुझे चौथी पंक्ति पर उतनी तालियां आपकी चाहिए। आपको लगे कि ठीक बोला है, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी के, किस पक्ष के, किस विचारधारा के हैं, लेकिन चौथी पंक्ति में अगर सच लगे तो तालियां बजाना नरेंद्र मोदी जी के उस काम के लिए। सुनिएगा, देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। धारा 370 का इतिहास बता रहा हूं। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंडों में। वाह 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 वाह, 70 सेकेंड में खत्म। तो मोदी जी अगर आते आपके इस प्रोग्राम में तो कैसे भाषण देते, सुनिएगा अमित भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी कोरोना के बाद 2 साल के बाद तो प्रोग्राम वगैरह भी होने शुरू हुए हैं। हमारी भी प्रैक्टिस छुट्टी हुई थी, 2 साल से भाई साहब ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे थे, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव, जूम लाइव, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल निकाल दिया। अब ये प्रोग्राम होने शुरू हुए हैं, तो आपको लगे कि मोदी जी आते तो यही बोलते, सुनिएगा। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में शानदार कार्यक्रम चल रहा है। कसक स्टोरी का कार्यक्रम है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा। ज्यादा मोटा हो गया क्या भाई? ये 10 की गड्डी है, चिंता मत करना। मोदी जी मेरे सपने में है, मोदी जी मेरे सपने में है भाई साहब पिछले दिनों। मोदी जी मेरे सब, इसके बाद एक कविता अच्छी से सुनाकर अपना स्थान लूंगा। टीम बहुत लंबी है और समय की अपनी सीमाएं, अभी हमें नवोदित कवि जो हमारे चुनकर आए उनको सुनने का मैं भी इच्छुक हूँ। मोदी जी मेरे सपने में आए सर, और हाँ सॉरी, मैं अगर नहीं सुनाऊंगा तो फिर गोरी जी फिर मेरे को बाद में फोन करके बोलेंगे मैंने फरमाइश की और आपने सुनाया नहीं। हालांकि मुझे पहले सुनाना चाहिए था मोदी जी से, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आपका एक पंक्ति में परमानंद, देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं,
चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। वाह। चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं। वाह 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 उसको जब चाहूं कर देता इग्नोर, सारा ही दिन करता रहता मैं बंटू का फोर। वाह 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 लेकिन वाह। होनी तो है ही, और मोरल ऑफ द स्टोरी होना बहुत जरूरी है। कसक के स्टोरी का प्रोग्राम है अमित भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी देखना। कुंवारे आदमी के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी लाइफ का क्या है, अंतिम पंक्ति में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन, फिर ये हास परिहास न होगा, होगा केवल क्रंदन। अपनी तो ये सारी ही आजादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन। और दूसरी पंक्ति, अंतिम पंक्ति में मोरल ऑफ द स्टोरी, और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन, बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, जीवन भर तो कोई न कर पाया बंटू का फोर। एक बार पुनः भरपूर तालियां जरा बजा दीजिएगा दीपक के लिए। दीपक ने अपने दोनों रंग आपको दिखाए, कविता का भी, आनंद का भी, और बहुत सारी आवाजों से भी परिचय कराया।